करता हूँ कि इसके आगे भी मैं आपके लिए रेगुलर डरावनी कहानियाँ लेकर आया करूँगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की इस डरावनी कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कुछ हादसे हमारे साथ इतने अचानक हो जाते हैं कि हम उनका सामना करने के लिए तैयार हो उससे पहले ही वो हमें तहस नहस कर देते हैं। ऐसा ही एक हादसा मेरे और मेरे कुछ दोस्तों के साथ हुआ था। इस सब की शुरुआत कैसे और क्यों हुई ये हम में से किसी को नहीं पता, लेकिन वो एक ऐसा बेहद डरावना हादसा था जिसने हम सबकी जिंदगी उजाड़ कर रख दी थी। दोस्तों, मेरा नाम मयंक है। रितु, रोहन, कमलेश, गुंजन और मैं, हम सब कॉलेज के शुरुआती दिनों से खास दोस्त थे। वो साल हमारे कॉलेज का आखिरी साल था। ठंड से भरा दिसंबर का महीना चल रहा था और हमारे दोस्त रोहन का बर्थडे नजदीक आ रहा था। रितु और रोहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इसलिए रितु इस बार रोहन का बर्थडे कुछ खास तरीके से मनाना चाहती थी। इसलिए रितु ने शहर के बाहर उसके अंकल के फार्म हाउस पर जाकर रोहन का बर्थडे मनाने का प्लान बना लिया। अब प्लान के हिसाब से कमलेश रोहन के बर्थडे के एक दिन पहले उस जगह जाकर आसपास के कुछ लोगों की मदद लेकर फार्म हाउस की सफाई करने वाला था और फिर उसी शाम हम चारों भी वहां जाने वाले थे ताकि 12 बजे के बाद रोहन का बर्थडे हम सभी वहीं एक साथ सेलिब्रेट कर सके। तो जैसा तय हुआ था, हम चारों भी रितु के अंकल के उस पुराने फार्म हाउस पर जाने के लिए निकल पड़े। लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करके हम उस पुराने फार्म हाउस पर पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तब शाम के 6 बज रहे थे। अंधेरा होने में बस थोड़ा ही समय बाकी था। फार्म हाउस बहुत ही सुनसान था। ताज्जुब की बात यह थी कि कमलेश हमें वहां दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते में भी हमने उसे कई फोन लगाए थे, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा था। पता नहीं उसका फोन चालू था भी या नहीं। सफाई करने के लिए जाते वक्त उसने फार्म हाउस का रास्ता पूछने के लिए रितु को 2-3 बार फोन किया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद से न तो उसने हमें फोन किया था और न ही उसे फोन लग रहा था। तब हमने ये सोचा कि शायद फार्म हाउस पर नेटवर्क नहीं होगा, लेकिन फार्म हाउस पर पहुंचने के बाद भी कमलेश का हमें ना दिखना हमारे लिए एक अजीब बात थी। हमने फार्म हाउस पहुंचते ही गाड़ी से उतर कर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। बस घर के बाहर और अंदर थोड़ी लाइट जल रही थी। दिखने में फार्म हाउस एकदम पुराने जमाने का दिख रहा था। पुरानी दीवारें थी और खपरेल की छतें। आसपास नारियल, आम और दूसरे काफी तरह के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो फार्म हाउस जंगल के बीचों बीच हो। कहीं फर्श टूटा था तो कहीं बस जमीन पर मिट्टी डली हुई थी। उस फार्म हाउस में 3 बड़े बड़े कमरे थे। वहां का माहौल काफी अजीब लग रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब ये बात थी कि वहां हमारा स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं था, न कमलेश न और कोई लोग। फार्म हाउस के आसपास कहीं कहीं पर सफाई हुई हो ऐसा लग तो रहा था, लेकिन सफाई आधी अधूरी ही की गई थी। बस एक ही कमरा ऐसा था जिसकी सफाई ठीक तरह से हुई थी। बाकी सभी कमरे बंद थे और उनके सामने मिट्टी, कचरा, सूखे पत्ते, सब कुछ वैसा का वैसा था। ये सब देखकर हमें कमलेश पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने न ही साफ सफाई ठीक से की थी और न ही हमारे खाने का इंतजाम किया था। लेकिन हम करते भी क्या, क्योंकि ना तो हमें पता था कि वो कहाँ है और न ही उसका फोन लग रहा था। हमने सोचा कि वो शायद यहीं कहीं गया होगा और ये सुनसान इलाका होने के कारण उसका फोन लग नहीं पा रहा। बाहर खड़े हमें थोड़ी ही देर हुई थी कि रितु अचानक से बोली, यहाँ कुछ सड़ने की बदबू आ रही है। गुंजन ने भी आसपास की हवा को सूंघते हुए कहा, हाँ बदबू तो आ रही है। पता नहीं ये कमलेश घर को गंदा छोड़कर कहाँ मर गया। एक दिन में इतना सा काम नहीं कर पाया। तो मैंने कहा, अरे शायद उसे मदद के लिए कोई मिला नहीं होगा और उस अकेले को ये सब करना पड़ा होगा।
चलो कम से कम उसने हमारे लिए इतना तो किया। हम सभी को आसपास कहीं से बड़ी ही तेज बदबू आ रही थी। तभी रोहन ने कहा, अरे ये खाली सुनसान जगह है, आसपास शायद कोई जानवर भी मरा पड़ा होगा। चलो हम अब उस साफ कमरे में चलते हैं, देखे तो अंदर हमारे लिए क्या इंतजाम किया है। और कमलेश जहां कहीं गया होगा ना, वहां से वो आता ही होगा। हमने साफ कमरे में जाने का फैसला किया। वहां अंदर लाइट जल रही थी। हम सब कमरे के दरवाजे के पास गए तो हमने देखा कि कमलेश के जूते कमरे के बाहर पड़े हुए थे और उस कमरे का दरवाजा भी थोड़ा खुला था। ये देखते ही रोहन ने कहा, देखो मैंने कहा था ना कि कमलेश यहीं कहीं होगा। कमलेश के जूते देखने के बाद माहौल अपने आप नॉर्मल हो गया। हम सब कमरे के अंदर चले गए। कमरे में जाने से पहले हमने 2-3 बार कमलेश को जोर जोर से आवाज भी लगाई, पर बदले में हमें कोई जवाब नहीं आया। हमें लगा कि वो किसी काम से घर से कहीं दूर चला गया होगा। जिस कमरे में हम गए थे उसे काफी अच्छे से साफ किया गया था। कमरा साफ सुथरा था और उसमें कोई दुर्गंध भी नहीं थी। दुर्गंध सिर्फ घर के बाहर से आ रही थी। गुंजन कमरे को साफ देखकर खुश हो गई। कमरा बहुत ही सुंदर था। उसमें एक तरफ बड़ा सोफा और उसके पास 2 कुर्सियां थी। उनके सामने एक छोटा टेबल रखा था। कमरे में जाते ही गुंजन, ऋतु और रोहन सोफे पर पसर गए। कमरे के आगे और पीछे दोनों तरफ दरवाजा था और दोनों दरवाजों के पास एक एक खिड़की थी। मैंने देखा कि पीछे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, पर मैंने उसके बारे में ज्यादा न सोचते हुए वो दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में जो पीछे का दरवाजा था उसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई थी और शायद वक्त के साथ साथ वो पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। उसके पास एक पुरानी घड़ी थी जो कि 3:15 पर अटकी हुई थी। उसका कांटा अपनी जगह पर ही आगे पीछे कर रहा था। रोहन ने ठंडी हवा के लिए पीछे का दरवाजा पूरा खोल दिया और दरवाजा खोलते ही फिर से वो गंदी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। इस बार तो बदबू और भी ज्यादा तेज आ रही थी। हम सब ने बदबू के कारण अपनी अपनी नाक पकड़ ली। गुंजन रोहन को दरवाजा खोलने के लिए डांटने लगी तो वो सीधा पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गया और कहने लगा, अरे देखो तो कितना शांत है यहाँ, कितने सारे पेड़ है और ये ठंडी हवा। गुंजन ने उस वक्त एक अजीब बात को नोटिस किया। अरे कमरे में ये अचानक इतने सारे बाल कहां से आ गए? रितु ने भी नीचे देखा और कहा, अरे हाँ यार, अभी तो फर्श पर कुछ भी नहीं था। मैंने बाहर से आती हवा को महसूस किया और कहा, शायद ये बाहर की हवा के साथ आए होंगे। वो देखने में बहुत ही घिनौना लग रहा था क्योंकि कमरे में हर तरफ बाल बिखरे पड़े थे। गुंजन ने झाड़ू लेकर सारे बाल हटाना शुरू कर दिया। मैंने रोहन को दरवाजा बंद करके अंदर आने के लिए कहा और रोहन जब कमरे के अंदर आ रहा था तब मैंने उसके पीछे से किसी परछाई को गुजरते हुए देखा। पीछे दूर पेड़ों के पास कुछ हलचल सी हुई, लेकिन वो इतनी तेज थी कि मैं उसे ठीक से देख नहीं सका। फिर भी मैंने उस तरफ गौर से देखा, मुझे वहां कुछ नहीं दिखाई दिया। मैंने उस बात को नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। रितु ने चिप्स का पैकेट बैग से निकालते हुए कहा, अब आगे का क्या प्लान है? मैंने उसकी तरफ देखा और फिर से कमलेश को फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन अब भी उसका फोन नहीं लग रहा था। अनजाने में मेरा ध्यान पीछे के दरवाजे पर टंगी उस घड़ी पर चला गया। उसमें अब 1:05 हो रहे थे और उसी वक्त रितु ने भी घड़ी की ओर देखकर कहा, हम जब घर में आए थे तो इसमें 3:15 हो रहे थे, लेकिन अब 1:05 हुए हैं। मैंने वहां से अपना ध्यान हटाते हुए कहा, वो इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये घड़ी खराब है। इस बात पर रितु ने थोड़ा सोच कर कहा, खराब होगी भी तो भी घड़ी के कांटे आगे जाकर अटकने चाहिए थे, लेकिन ये तो 2 घंटे पीछे चली गई है। तभी रोहन बोल पड़ा, अरे जाने दो ना यार, पता नहीं क्यों ये सब किसी अजीब हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। कमलेश को ढूंढने का कोई तरीका सोचो, अब अंधेरा हो गया है। वैसे भी खाने का इंतजाम तो वही करने वाला था, तो एक काम करते हैं, जब तक वो वापस आता है
तब तक हम कमरे को सजाकर बाकी तैयारियां कर लेते हैं। और फिर हम सभी बर्थडे की तैयारी में जुट गए। गाड़ी से स्पीकर ले आए, फ्रीज़र बॉक्स को लाकर घर के एक कोने में रख दिया, बाहर की सारी लाइटें जला दी। उससे वहाँ काफ़ी रोशनी हो गई। और फिर हमने थोड़ी बहुत साफ सफाई की और जाकर हम शांति से बैठ गए। अब रात के 8:15 बज रहे थे। हमें फार्म हाउस पर आए हुए अब 2 घंटे बीत चुके थे और अब तक कमलेश का कोई फ़ोन नहीं आया था। तभी मेरा ध्यान कमरे के दरवाजे पर चला गया। मैंने बाकी तीनों दोस्तों से पूछा, तुम में से किसी ने कमलेश के जूतों को उठाकर कहीं रख दिया है क्या? उन तीनों ने भी थकी हुई हालत में सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। मैंने फिर से वहां देखकर कहा, पर यहां कमलेश के जूते दिखाई नहीं दे रहे। सफाई करते वक्त तो मैंने यहीं पर देखे थे। इस पर रोहन ने आसपास के अंधेरे में देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि कमलेश यहीं कहीं होगा और वो हमें डराने के लिए हमारे साथ कोई मजाक कर रहा होगा। ये सुनकर मैंने फिर कमलेश को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन अब भी बंद आ रहा था। चिढ़ते हुए मैंने उसे कहा, यार इस कमलेश का भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ है, क्या कर रहा है, यहाँ तक कि उसने मैसेज भी नहीं किया। तब रोहन ने सोफे से उठते हुए कहा, अरे जाने देना यार, और थोड़ा इंतज़ार करके देखते हैं, आ गया तो ठीक, वरना हम पार्टी शुरू कर देंगे। और फिर हम चारों भी घर के अंदर बैठकर इधर उधर की बातें करने लगे। सारे खिड़की दरवाजे बंद थे, अंधेरा भी काफ़ी हो चुका था। थोड़ी देर बाद रोहन ने स्पीकर पर गाने चला दिए। हम कब से थके हुए और परेशान थे, लेकिन गाना सुनते ही हम सब खुशी से झूमने लगे। रितु ने फ्रीजर बॉक्स से सबके लिए एक एक बियर निकाली और फिर हम सब बियर पीते हुए गानों की धुन पर नाचने लगे। ये सब करते करते कब रात का 1 बज गया हमें पता ही नहीं चला। हम सब बहुत थके हुए थे। कमलेश का तो अब हमें ख्याल ही नहीं था। रितु ने अचानक स्पीकर बंद कर दिया और दूसरे फ्रीजर बॉक्स से केक निकालते हुए गुनगुनाने लगी। और ऐसा गुनगुनाते हुए उसने केक टेबल पर रख दिया। गुंजन ने मोमबत्तियां जलाकर केक पर रख दी और मैंने माहौल बनाने के लिए कमरे की सारी बत्तियां बुझा दी। रोहन ने चाकू लिया और रितु का हाथ पकड़कर वो केक काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी हमें कहीं से आवाज आई। उस आवाज को सुन हमें कुछ अजीब सा लगने लगा। हम सब रुक गए और शांत हो गए। कहीं से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी, लेकिन हम चारों में से कोई नहीं गुनगुना रहा था। तब फिर से वो आवाज आई, हैप्पी 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 बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हम सभी एक दूसरे को देखने लगे। हमें यह महसूस हुआ कि हमारे गुनगुनाने के साथ कोई और भी उस धुन को गुनगुना रहा है। गुंजन पीछे हटते हुए चिल्लाई, कोई है वहां खिड़की के पास। कमरे में अंधेरा होने की वजह से हमें बाहर से आती रोशनी में खिड़की में खड़ी एक परछाई साफ साफ दिख रही थी। खिड़की के बाहर जो कोई खड़ा था वो अंदर झांक रहा था, लेकिन खिड़की का कांच पुराना, गंदा और धुंधला था, जिस वजह से हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम सब वहां देखने लगे, खिड़की में जो कोई खड़ा था वो पीछे हट गया। तब रोहन ने हाथ में चाकू ले लिया। वो चाकू लेकर खिड़की के पास चला गया और दूसरे हाथ से खिड़की को बाहर की ओर धकेलकर खोल दिया। खिड़की खुलते ही एक बहुत ही तेज बदबूदार हवा का झोंका अंदर आ गया, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। वो देख हम थोड़ा शांत हो गए, इसलिए हम फिर से केक काटने के लिए इकट्ठा हो गए। और फिर हमें कहीं से वो आवाज सुनाई दी। हमने महसूस किया कि वो आवाज पीछे के दरवाजे से आ रही है। इस बार रोहन पीछे के दरवाजे के पास जाने लगा, तो मैंने उसे रोकते हुए कहा, रुक, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। हमें अभी भी यही लग रहा था
कि हो सकता है ये कमलेश का कोई मजाक है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं था कि दरवाजे के पीछे कौन है। तो मैंने रोहन से धीमी आवाज में कहा, देख, हमें पता नहीं कि बाहर कौन है, और जहां तक मैं जानता हूं कमलेश ऐसा गंदा मजाक कभी नहीं करेगा। उसे तो खुद अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसलिए हम एक काम करते हैं, मैं झट से दरवाज़ा खोलता हूं और तू जल्दी से बाहर नज़र घुमा लेना। कोई भी खतरा लगे तो मुझे इशारा करना। रोहन ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और मैंने उसे इशारा करते हुए झट से दरवाज़ा खोल दिया। रोहन ने बाहर देखा और फिर मुस्कुराने लगा। अरे देख, ये कमीना कमलेश ही है, वो देख वहां खड़ा है। अबे अंदर आ, अबे अंदर आ ना। आ? मैंने भी दरवाजे के पीछे से निकलते हुए बाहर देखा। मुझे भी दूर अंधेरे में कमलेश जैसा कोई आकार खड़ा दिखाई दे रहा था। उस वक्त मैंने देखा कि उस आकार के पीछे कोई एक और आकार है जो हमें छुपकर देख रहा था। मुझे सिर्फ उसके बाल नजर आए थे। तभी वो फिर से गुनगुनाने लगा। और वो गुनगुनाते हुए झाड़ियों में चला गया। हमने गुंजन और रितु को कमरे में ही रहने के लिए कहा और मैं और रोहन हम बाहर उस तरफ जाने लगे जहां कमलेश अंधेरे में छुप गया था। हम पीछे के दरवाजे से निकलकर थोड़ी दूर झाड़ियों में उसे ढूंढने लगे। मैं मन ही मन में ये सोच रहा था कि कमलेश में कब से इतने घने अंधेरे में आने की हिम्मत आ गई। जहां तक मुझे पता था वो काफी डरपोक था। उसी वक्त रोहन ने अपने शरीर को झाड़ते हुए कहा, अरे ये क्या गिर रहा है? कुछ अजीब सा है, शायद ऊपर से कहीं से गिर रहा है। मुझे भी महसूस हुआ कि ऊपर से कुछ गीला गीला मेरे चेहरे पर, गर्दन पर और हाथों पर गिर रहा था। मैंने छूकर देखा तो वो किसी का खून था। वो देख मुझे बहुत ही घिन आ रही थी। तभी रोहन ने फोन की टॉर्च ऑन करके ऊपर की तरफ देखा और ऊपर देख वो घबराकर बेसुध सा होकर जमीन पर बैठ गया। मैंने उसे पकड़कर संभालते हुए कहा, क्या हुआ रोहन, क्या हो गया? उसे उल्टी जैसा होने लगा था और उसी हालत में वो रेंगते हुए वहां से जाने लगा। तभी मैंने भी उसके हाथ से टॉर्च छीनकर ऊपर की तरफ देखा। ऊपर देख मेरे पूरे शरीर में सनसनाहट सी दौड़ गई। ऊपर पेड़ की टहनी पर कमलेश की लाश लटक रही थी। उसका शरीर खून से लथपथ था, आंखें बाहर आई हुई थी, सिर धड़ से अलग करके दूसरी टहनी में फंसाया गया था। ये सब देखते ही मैं भी रोहन के पीछे भागते भागते घर के अंदर चला गया। जैसे ही हम घर के अंदर गए, गुंजन और रितु ने घबराते हुए हमसे पूछा, क्या हो गया? तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों हो? रोहन ने घबराई हुई आवाज में उससे कहा, बाहर पेड़ पर कमलेश की लाश लटक रही है। ये सुनते ही गुंजन और रितु बहुत ज्यादा घबरा गई। हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। अब हम सबको ये एहसास हो चुका था कि ये सब कोई मजाक नहीं है। उसी पल किसी ने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। उस आवाज को सुनते ही हम सबकी धड़कन फिर से रुक गई। हम सब शांत होकर एक दूसरे को देखने लगे और जैसे ही हम शांत हुए, हमें वो डरावनी गुनगुनाहट फिर से सुनाई देने लगी। दूसरे ही पल हमने देखा कि सामने का दरवाजा अचानक से खुल गया। दरवाजे के बाहर कमलेश खड़ा था। हमारा डर हमारे मन पर हावी हो रहा था। एक पल के लिए हमें फिर से यही लगा कि शायद ही कमलेश हमारे साथ कोई गंदा मजाक कर रहा है। रोहन ने उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहा, अबे इतना गंदा मजाक कौन करता है बे? और जब वो आगे बढ़ रहा था, उसी पल हमें पीछे के दरवाजे पर भी दस्तक सुनाई दी। रोहन रुक गया। हम सब ये सोचने लगे कि कमलेश यहां है, तो अब पीछे के दरवाजे पर कौन हो सकता है। लेकिन उस वक्त कमलेश आगे के दरवाजे पर खड़ा खड़ा एक डरावनी मुस्कान दे रहा था और इतने में हमें फिर से वो आवाज सुनाई दी।
मगर इस बार वो पीछे के दरवाजे से आ रही थी और फिर वो आवाज एकदम से रुक गई। मैं पीछे के दरवाजे के पास ही खड़ा था, इसलिए रोहन के इशारे पर मैंने दरवाजे की कुंडी खोल दी और सामने जो देखा वो देखकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। पीछे के दरवाजे पर भी कमलेश ही खड़ा था और दोनों भी वही डरावनी मुस्कान दे रहे थे। मैंने घबराते उससे पूछा, कौन हो तुम? हाँ? हैप्पी बर्थडे रोहन। उसी पल कमलेश के सिर से खून बहने लगा। उसकी आंखों से खून आंसू की तरह बह रहा था और फिर उसकी आंखों की पुतलियां फूल गई, आंखें बाहर आ गई। उसी खून भरी बड़ी बड़ी आंखों से वो पल के झपकने लगा। खून से सनी लाल लाल आंखें देख मेरा कलेजा हलक को आ गया। रितु और गुंजन भी सब देखकर डर के मारे रोने लगी थी। हम ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे और फिर हमें एक जोर की चीख सुनाई दी। हमने अपने पीछे देखा तो सामने के दरवाजे पर जो परछाई थी वो गुंजन को खींचकर तेजी से सरकते हुए अंधेरे में कहीं गायब हो गई। ये देखते ही मैंने झट से पीछे का दरवाजा बंद कर दिया और तब रोहन भी गुंजन को बचाने के लिए दौड़ता हुआ उस परछाई के पीछे दरवाजे से बाहर चला गया। आगे के दरवाजे पर से अब कमलेश गायब हो चुका था और तब मैंने जल्दी जल्दी में आगे का भी दरवाजा बंद कर दिया। रितु इन सब चीजों को देखकर बहुत घबरा गई थी और वो उसी हालत में जमीन पर बैठ गई थी। शायद उसे सदमा लगा था। मैंने उसे उठाते हुए कहा, चलो रितु, हमें यहां से जाना होगा। यहां ये सब क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत डरावना और खतरनाक है। मैंने रितु को उठाना चाहा, पर वो बेजान सी सोफे के सहारे बैठी रही। वो बस एक ही बात को दोहरा रही थी, मयंक, गुंजन और रोहन को बचा लो। मयंक, गुंजन और रोहन को बचा लो। लेकिन सच कहूं तो बाहर जाने की मुझ में भी हिम्मत नहीं थी। मैं घर के अंदर से ही पीछे की खिड़की में जोर जोर से आवाज देने लगा, रोहन, गुंजन, कहाँ हो तुम? लेकिन बाहर से कोई भी जवाब नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पीछे की झाड़ियों के अंधेरे में से एक डरावनी हंसी की आवाज आई और उसके साथ ही मुझे रोहन की जोरदार चीख सुनाई दी। उस भयानक सी आवाज को सुनकर और रोहन की वो बेबस चीख सुनकर मैं बहुत घबरा गया था। रितु तो ऐसी बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी कि जैसे उसमें ताकत ही न बची हो। हम दोनों के सिवा अब वहां दूसरा कोई नहीं था। मेरे हाथ पैर डर के मारे थरथराने लगे थे। मैं जल्दी जल्दी में आसपास से कोई हथियार ढूंढने लगा। तब मुझे वहीं केक के पास पड़ा एक चाकू दिखाई दिया। मैंने डर के मारे वो चाकू अपने हाथ में उठा लिया और जाकर रितु के पास बैठ गया। मेरा ध्यान बार बार खिड़की और दरवाजे की तरफ जा रहा था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। वहां जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ मेरी समझ के बाहर था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि कहीं से रोहन और गुंजन आ जाए और फिर हम सब वहां से चले जाए। लेकिन मेरा दिल जानता था कि उनका वापस आना अब नामुमकिन है। घर के बाहर कौन था मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि वो जो कोई भी था वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए था। उसके बाद मुझे पता नहीं कि कितना वक्त गुजर गया, क्योंकि डर के मारे मैं न जाने कब से सोफे के पास बैठा हुआ था। मेरा शरीर भी कमजोर होने लगा था। मेरे पैर दुखने लगे थे। बारीक से बारीक आवाज से भी मुझे डर लगने लगा था। लेकिन मैं इतना तो जान चुका था कि जल्दी से जल्दी मुझे कुछ करना होगा और रितु को यहां से ले जाना होगा। गाड़ी की चाबी मेरे ही जेब में थी। मैं रितु के चेहरे पर पानी मारकर उसे उठाने का प्रयास करने लगा। रितु, उठो, उठो रितु, हमें यहां से चले जाना चाहिए। हमारा यहां पर रहना अब बिल्कुल भी सही नहीं है, वरना हम दोनों भी मारे जाएंगे। रितु तब बस बेहोशी की हालत में रोहन और गुंजन का नाम बड़बड़ाए जा रहे थे। डर के मारे मैं रितु को जोर जोर से हिलाते हुए होश में लाने की कोशिश कर रहा था कि तभी
फिर से दरवाजे पर दस्तक पड़ी। वो आवाज़ सुन मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया। अब इस वक्त पीछे की खिड़की पर कोई खड़ा था। न जाने कब से वो अंदर झांक रहा था। मुझे बस उसकी काली परछाई दिखाई दे रही थी। वहां जो कोई था उसका चेहरा कांच के बिल्कुल पास था। मैंने डर के मारे भगवान का नाम लेना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, वहां से कैसे निकलूं। हमारे फोन भी उस वक्त काम नहीं कर रहे थे। नेटवर्क के लिए भी हमें कमरे से बाहर जाना जरूरी था। और तभी मुझे ऊपर छत से खपरेल की आवाज सुनाई पड़ी। कोई ऊपर छत पर था। एक परछाई पीछे की खिड़की के पास खड़ी थी तो एक ऊपर छत पर थी। मैंने जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और सोचने लगा कि क्या करूं। रितु को तो जरा भी होश नहीं था। मैं सामने वाले दरवाजे के पास चला गया और खिड़की से बाहर देखा। हमारी गाड़ी दरवाजे से अंदाजन 10 से 12 कदम दूर थी। मुझे फिर से एक खपरेल की आवाज सुनाई दी। आवाज पहले से थोड़ी ज्यादा थी। मुझे अब यह डर लग रहा था कि ऊपर जो कोई भी है वो कहीं छत को तोड़कर कमरे के अंदर ना आ जाए। मैं जब यह सोच रहा था तभी मुझे महसूस हुआ कि ऊपर से कोई खपरेल हटा रहा है। और उस वक्त मुझे एक काला हाथ दिखाई पड़ा। और फिर उसके बाद सोचने के लिए मेरे पास बिल्कुल वक्त ही नहीं बचा था। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरे साथ साथ रितु की भी जान को खतरा हो जाएगा। मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने घर में से ही गाड़ी को अनलॉक किया और फिर बिना कुछ सोचे, बिना एक पल की भी देरी किए चाबी को जेब में डालकर रितु के पास चला गया। एक हाथ में वो चाकू उठाया और दूसरे हाथ से रितु को उठाकर अपने कंधे पर डाल दिया, जैसे एक सिपाही दूसरे जख्मी सिपाही को उठाता है। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला और घर के बाहर गया, फिर से वो गंदी बदबू का तेज झोंका मेरे चेहरे पर आ गया। मैं तेजी से गाड़ी की तरफ भागा और मैंने जल्दी से रितु को पीछे के सीट पर फेंक दिया। मैं गाड़ी स्टार्ट ही कर रहा था कि तभी अनजाने में मेरा ध्यान ऊपर छत की तरफ चला गया। वहां छत पर कोई खड़ा था। पीछे की ओर से आ रही रोशनी में मुझे उसकी सिर्फ एक काली घनी परछाई दिखाई पड़ रही थी। उसके बाल काफी लंबे और बिखरे हुए थे और वो जो कोई भी चीज थी वो उन बालों के बीच से झांककर हमें देख रही थी। उन बालों के पीछे उसकी सफेद आंखें चमक रही थी। बड़ी बड़ी आंखों से वो हमारी ही तरफ देख रही थी। मैं ये सब देख ही रहा था कि मुझे लगा जैसे उसमें कुछ हलचल हुई है। ऐसा लगा कि वो चीज़ मुझ पर झपटने वाली है और मैं उसी वक्त गाड़ी को तेजी से भगाते हुए वहां से आगे ले गया। मैंने वहां से जाते जाते बैकव्यू मिरर में देखा तो मैंने देखा कि घर के बाहर के रास्ते के बीचों बीच कोई परछाई खड़ी थी और वो परछाई हमें जाते हुए देख रही थी। उसके बाद भी मैं गाड़ी को तेजी से चलाता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक हम शहर के अस्पताल नहीं आ गए। अस्पताल आने पर मैंने रितु और अपने आप को अस्पताल में भर्ती कराया और फिर अस्पताल वालों ने ही हमारे घर वालों और पुलिस को खबर कर दी। मुझे थोड़ी बहुत चोटें आई थी मगर रितु बहुत गहरे सदमे में चली गई थी। न तो वो कोई बात कर रही थी और न ही किसी बात का जवाब दे रही थी। मुझसे पूछताछ करने के बाद पुलिस उस फार्म हाउस का मुआयना करने चली गई तो उन्हें छानबीन के दौरान आसपास की घनी झाड़ियों में कमलेश, गुंजन और रोहन की लाशें मिली। कुछ समय बाद जब रितु की हालत ठीक हो गई तब उसने मुझे बताया कि वो फार्म हाउस उसके अंकल का था। उनकी बेटी को बचपन से ही दौरे पड़ते थे और उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और ऐसे में वो किसी पर भी जानलेवा हमला कर देती थी। जब वो 16 साल की थी तब उसने अपने घर वालों को मार डाला था और उसके बाद वो अचानक कहीं गायब हो गई। फिर वो कभी नहीं मिली। रितु आत्मा और भूत प्रेत वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और वैसे भी इन हादसों को हुए काफ़ी वक्त बीत चुका था, इसलिए उसने हम सबको इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो सब बताकर वो हमें डराना नहीं चाहती थी और उसके प्लान का मजाक खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये छोटी सी गलती हम सबको इतनी भारी पड़ेगी। रितु ने सबसे आखिर में बताया कि उस दिन जो परछाई हमने देखी थी, रितु ने उस परछाई को पहचान लिया था और इसलिए
उसे डर के मारे इतना गहरा सदमा लगा था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और मेरी ये कोशिश रहेगी